हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से कक्षा 8 का जो इतिहास का चैप्टर 1 था उसका फर्स्ट वीडियो हम लोग कर चुके हैं। उसका कुछ पार्ट बचे हैं। प्रारंभिक कथन में जो कैसी कब और कहाँ, इसका हम लोग तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन सी तारीख है, मतलब कर्जन, प्रथम वायसराय कौन था, इसके बारे में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। यहाँ से हम लोग को पढ़ना बाकी था, तो आज हम लोग जानेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक जो है, इस पर मैंने दबदबा होता है, जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है उसका हर तरह से सामाजिक राजनीतिक। देखिए इसमें लिखा भी है, पढ़ते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता। पहले ही देखे हैं आप कि औपनिवेशिक युग किसको कहेंगे, ये सब पढ़ चुके थे। तो देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह देश को जीता, स्थानीय नवाबों राजाओं को कैसे दबाकर शासन स्थापित किया। आप यह भी देखेंगे इस बुक में, इस किताब में आगे, कि अर्थव्यवस्था एवं समाज पर उनका नियंत्रण स्थापित था अंग्रेज़ों का। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व का वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसल की खेती कराई, जैसे कि होगा, देखिएगा नील की खेती का उदाहरण मिलेगा, नील आंदोलन होगा। बहुत सारे कोशिशें के कारण बदलाव आए। ये आप ये भी जानेंगे ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद रीति रिवाज, तरीक़ों में क्या बदलाव आए। चलिए अब देखिए, इसको परिभाषा से यहाँ पे किया है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं। दिया है, और यहाँ पे दिया था औपनिवेश युग के बारे में। तो देखिए जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि ये सारे वर्ग समूहों को जो बदलावों को ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया। अब आगे हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल 250 साल पहले का जो इतिहास लिखने का इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे, उसको देख लेते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों का ऐसा मान्यता था कि सारी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई घटना हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, उसको लिख के वो लोग लिखने पे बल दे रहे थे। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर फैसला, हर सहमति को, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है, कि जब कोई ऐसा बात है तो बहस साक्ष्य के रूप में दें या उस पर बहस चले। लिहाजा इन सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए गए। देखिए, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, चाहे कलेक्ट्रेट का हो, कमिश्नर के हों, सबका अपना अपना दफ्तर था, दफ्तर बन गया था, रिकॉर्ड रूम, जिसमें अपना रखेंगे सब अभिलेखों को। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय भी बनाए गए। अभिलेखागार को आर्काइव भी बोलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में शासन की एक शाखा से दूसरे शाखा भेजे गए पत्रों और ज्ञापन को आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे गृह विभाग को कैसे रिपोर्ट भेजा गया। सन 1946 में
भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना के जहाज़ों, नौसेना के जो जहाज़ थे में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। उसको देखिए, कुछ नमूने रखे गए हैं, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बम्बई का है, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची का है ये, वो मुंबई का था, अब कराची का है। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे सैनिक दफ्तर निगरानी में है। विशाखापट्टनम का देखिए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल देखिए, उसका सारा दिया गया है भारत सरकार का। और एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पे, ये चित्र है, किस चीज़ का चित्र है तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का है, जो 1920 के दशक में बनाया गया है। यह नई दिल्ली, जब निर्माण हुआ था नई दिल्ली का, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। देखिए, खुश नवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखिए, जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। खुश नवीसी या सुलेख नवीसी उसको कहा जाता है जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। आज भी हम लोग उसको, जो सुंदर राइटिंग लिखता है, उसको बहुत तरजीह देते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। प्रतियां यानी कॉपी, मतलब हर दस्तावेज का मतलब और कॉपी करके रखा जाता था। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण का भी महत्व बढ़ा। देखिए, एक चित्र दिया गया है पौधा का, ये शरीफा का पौधा है। देखिए, शरीफा का पौधा जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास में संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ भी इकट्ठा किया जाता था। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी थी। कि यहाँ सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व दिखा ही रहा है कि सर्वेक्षण का महत्व बढ़ गया उनके नज़र से, कि वो कह रहा है कि अच्छे से शासन चलाना है भाई, यहाँ पे हमको तो रहना है, तो उसका सही से सब कुछ जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ से मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुएं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। सही बात है, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में जानना हमको अच्छी तरह से, उसकी कमियों को जानेंगे तब उसको अच्छे से सिखा पाएंगे। ठीक वैसे किसी भी काम में, जिस काम में हम हैं, उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानेंगे, उसके गुणों को, उसके खासियत, तभी जाके उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अंग्रेज़ को भी ऐसा लगता था कि जब तक हम इंडिया के यहाँ के कल्चर्स, मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के इतिहास को नहीं जानेंगे, शासन अच्छे से नहीं चला सकते। अंग्रेज़ों की राय में जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। 1872 में हुआ था पहली बार
और लॉर्ड मेयो के काल में 1881 में हुआ। उसके बाद से 1881 से सही से होने लगा जनगणना हर 10 साल पे, और 19वीं सदी के आखिरकार जनगणना होने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड है। ये सारे हमको पता है, लेकिन इसको देखिए, यहाँ चित्र है एक, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, चित्र नंबर 6, ये बंगाल का है। बंगाल में कैसे तस्वीर 1832 में खींचा गया है। ध्यान से देखिए कि सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना को वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। स्रोत 2 जो है सोर्स, इंसानों के खाने लायक नहीं। देखिए क्या है, कौन सा चीज़ है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभाग में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। चित्र जो है 1857 के विद्रोही का है। और दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई में हमारे ये जो खाना आता है वो इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर नहीं खाते। मतलब बहुत ही खराब खाना आ रहा था। तो ऐसा उस पेपर में दिया था, हिंदुस्तान टाइम्स में, 22 मार्च 1946 का है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये तस्वीर जो है बहुत ध्यान से देखना चाहिए आपको, क्योंकि इनमें उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलती है। जो चित्र, इसको बहुत अच्छे से देखिए डीपली। इस चित्र से ये पता चलता है कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन देखिए, कभी भी हम लोग को हमेशा वो नीचा दिखाने का कोशिश किए हैं अंग्रेज लोग, हम लोग को गलत समझ रहा है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर जो थे क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलता कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं देखना होगा कि जब ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश निकालते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज में लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के स्मरण, लोगों की आत्मकथाएं तथा स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। इस तरह कवियों और उपन्यासकार के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जो कवि थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। उनमें से यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे।
अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि देखिए आने लगेगी कि इसमें कुछ ना कुछ आपको जैसे जैसे इस किताब को हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर कुछ बातें हमको समझ में आने लगेगी। और एक्टिविटी एक दिया गया है। एक्टिविटी है स्रोत 1 और 2 को देखना है क्या आपको प्रतिवेदन के रूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है। अगर दिखाई देता है तो बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए कुछ कल्पना करने के लिए दिया गया है, इसको इमेजिन करते हैं। तो 1 मिनट। देखिए कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक ही दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इनकी जानकारियाँ ढूंढने के लिए एक लिस्ट बनाना है आपको। चलिए तो फिर से याद करेंगे जो हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। सही गलत उसमें से बताना है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 माने हिंदू मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये सही है कि गलत। तो हमारे हिसाब से गलत है। देखिए जैसा कि चैप्टर में भी दिया है इधर कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 कालखंडों में बांटे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, मैं आप लोग को ले चलती हूँ बुक के उस पृष्ठ पे दिखा दूँ कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिया है कि जो हिस्ट्री जो है इसको 3 कालखंड हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में बटा है, इसलिए क्या होगा गलत होगा। और दूसरा है फिर दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को जो है सरकारी दस्तावेज़ों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। दूसरा है सरकारी दस्तावेज से ये भी गलत होगा। इससे आम लोग के सोच के बारे में थोड़ी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हम दिए हैं दूसरा का गलत होगा। और तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सही है, लेकिन इसके पहले जो ये सोच पर निर्भर ये गलत था और ये गलत था। तो ये क गलत होगा, ख गलत होगा, है ना। इसको गलत लिखेंगे और इसको सही लिखेंगे। 3 नंबर सही होगा। अब चलिए देखते हैं जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से काल खंडों में बांटा है उनमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमारे समझ से तो समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से काल खंडों में बांटा है उसमें समस्याएं हैं। बहुत काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन 1 2 3 हम लोग लिखते हैं। उसमें से कुछ समस्याएं यहाँ लिखे हैं। पहले तो भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश कालखंडों में बांटा है जो कि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत में इन धर्मों के अलावा बौद्ध जैन भी धर्म विकसित हुए और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैले। जेम्स मिल के अनुसार यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाला था, जबकि ऐसा नहीं था। मिल की राय में ब्रिटिश भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा देश पहले से ही विश्व गुरु है और उसकी समझ में भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू मुसलमान का ही तानाशाह राज चलता था। ये भी बात सही नहीं है। तो ये सब हमारे समझ से उनके जो जेम्स मिल जो बांटे हैं उसके हिसाब से समस्याएं हैं। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह से सुरक्षित रखा। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी वे में हमको आंसर अपनी भाषा में देना होता है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेखा कक्ष भी बनवाए, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबसे अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव मतलब कि और संग्रहालय जैसे संस्थान बनवाए। थोड़ा देर पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। नंबर 4 क्वेश्चन जो है जो इतिहासकार के बारे में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन का आंसर सबका अपना अपना सोच के ऊपर डिपेंड, लेकिन मेरे समझ से यही होगा। देखिए, इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो हमारी तरफ से बिल्कुल अलग होता है दोनों का, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से अलग इसलिए होती है क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं वो बेचारे वहाँ तक रियलिटी तक पहुँचते हैं और क्षेत्र में जाकर जानकारियाँ, पुराने अखबार में जानकारियाँ होती हैं वो क्षेत्र में जाकर के जानकारी इकट्ठा किया गया होता है, या कुछ भी उसके बारे में जानते हैं तो वहाँ के लोगों से सच में लिखते हैं पता कर, जो किसी सच्ची घटना का सही और विस्तृत जानकारी होती है उसको लिखते हैं। जबकि पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारियाँ हमारी समझ से तो पक्षपातपूर्ण होती है ज़्यादा, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होती सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। सॉरी, मतलब कि ये हमारे समझ से ऐसा हमें लगता है कि थोड़ा अंतर हो जाता है। कभी कभी सरकार का भी दबाव होता है, कभी उनकी जॉब का भी सवाल आता है, तो थोड़ा सा उसमें अंतर हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है, देखिए 5 है करके देखने के लिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या आप दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं? तो हाँ, सोच कर देखिए कि खिलौने बनाने वाली कंपनियों को कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। ऐसे इतिहासकार सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं, इतिहासकार जो है सर्वेक्षण से क्या हासिल करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हमने यहाँ लिखे हैं। देखिए, चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। देखिए, हमारे समझ से हाँ होगा कि हाँ, देखिए आगे 4 नंबर है और 5 नंबर आगे। हाँ, जो क्वेश्चन था उसका मैं आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकती हूँ। आसान है, सब लोग जानते हैं, अभी तुरंत चल ही रही है हाल में जातीय जनगणना, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण, चुनाव के पूर्व भी सर्वेक्षण होता है, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण होता है, नया तेल व गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण होता है, साक्षरता दर जानने के लिए सर्वेक्षण होता है कि भाई अभी कितना % साक्षरता दर है। तो जब तक सर्वेक्षण नहीं होगा हम लोग जानेंगे कैसे। अब क्वेश्चन जो था, खिलौना बनाने वाली कंपनियां सर्वेक्षण द्वारा बच्चों के पसंद का पता लगाते हैं। तो वो सर्वेक्षण करती है कि हाँ किस बच्चे को क्या पसंद है, इस तरह वो सर्वेक्षण से पता लगा लेती है उसके नापसंद और पसंद का। सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट के सर्वेक्षण से पता लगा लेती है, भेजा जाता है कि हाँ जांच आता है, जांच में लिखा रहता है कितने बच्चे हैं क्या, इस तरह रिपोर्ट से वो लोग पता लगा लेते हैं। ये इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, लोगों की रुचि, योग्यता, क्षमता और समाज में आ रहे बदलाव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, फिर अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अगेन।